पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में आज विधानसभा चुनाव के नतीजे होंगे घोषित। सुबह 8 बजे वोटों की गिनती जारी। बंगाल के रुझानों में टीएमसी आगे। मधुपुर विधानसभा चुनाव के आज आएंगे नतीजे। ईवीएम में कैद है प्रत्याशियों की किस्मत। सुबह 8 बजे से शुरू हुई काउंटिंग। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। एलजेपी के राष्ट्रीय सचिव ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। ऑक्सीजन समेत कई मुद्दों को लेकर साधा निशाना। झारखंड में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 159 लोगों की मौत। रांची में 1377 मिले नए केस। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे तो कोरोना काल में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए एलजेपी के राष्ट्रीय सचिव ने मिथिलेश सिंह प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मुंगेर में आयोजित इस पीसी में मिथिलेश सिंह ने अस्पतालों में बेड नहीं मिलने और अन्य स्वास्थ्य सुविधा संबंधित दुर्दशा के लिए सीएम नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही ऑक्सीजन की उपलब्धता और कई अन्य मुद्दों को लेकर लोजपा सचिव ने सीएम नीतीश कुमार पर तीखी टिप्पणी की। मुद्दा हमारे पार्टी के प्रदेश का उपाध्यक्ष चाहता हुआ है और एक मेरे नेता का अपहरण हुआ पूर्णिया में। बिहार सरकार कहती है जंगल राज स्थापना। अब जंगल राज से बेसी जंगल राज होता है सरकार में। और ये सरकार लुटेरों की सरकार है, गुंडों की सरकार है। इस सरकार में किसी आदमी का इज्जत आदमी सुरक्षित नहीं है। अभी कोरोना में पूरे बिहार में कहीं किसी रोगी का इलाज होने वाला नहीं है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ अतर खान संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अतर, जानकारी चाहेंगे आपसे कि कोरोना काल में जो समस्या है, लगातार कई राज्य इन समस्याओं से जूझ रही है। अब ऐसे में अगर एलजेपी के राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश सिंह प्रेस वार्ता करके और इस बात का खुलासा करते हैं कि कितनी कुव्यवस्था है, तो इस कुव्यवस्था के लिए जिम्मेदार उन्होंने किसको साफ तौर पर ठहराया है? देखिए, मिथिलेश सिंह ने जो प्रेस वार्ता की है, पत्रकारों से बात की है, उन्होंने सीधा वर्तमान सरकार बिहार सरकार को आड़े हाथ लिया है और साफ तौर से कह दिया कि ये जो नीतीश कुमार की सरकार है निकम्मी सरकार है। पहले ये दूसरे को जंगल राज कहते थे, अब वे खुद जंगल राज बना चुके हैं और कई जो खामियां हैं बिहार में और बिहार सरकारियों की, उन्होंने उसको खामियों को गिना और साफ साफ नीतीश कुमार पर प्रहार किया कि नीतीश कुमार को अब गद्दी छोड़ देना चाहिए, उनको वापस हो जाना चाहिए। जी ठीक, लेकिन अगर बात की जाए क्योंकि कुव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं कि कुव्यवस्था कई अस्पतालों में देखने को मिल रही है। कई जगह पे ऑक्सीजन की कमी है, कई जगह पे आईसीयू में बेड्स नहीं मिल रहे हैं, कहीं वेंटिलेटर की कमी आ रही है। तो ऐसे में क्या कुछ कदम सरकारों की तरफ से उठाए जा रहे हैं? क्या इस बात का अब तक कुछ स्पष्टीकरण सामने आया है? देखिए, सरकार को जो एक बात है करनी और कथनी में अंतर है। सरकार तो लाख दावे कर रही है कि हम ये कार्य कर रहे हैं, कोरोना की सब कुछ कर रहे हैं, वैक्सीन ला रहे हैं, ऑक्सीजन ला रहे हैं, हम स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये सारा सब उल्टा है। सारा व्यवस्था चरमराया हुआ है, ऑक्सीजन की कमी है, प्रतिदिन 10-20 लोग की मौतें हो रही है, जिसका जिला प्रशासन मौत की आंकड़ा भी छुपा रहे हैं। सारी समस्या बिहार वासी झेल रहे हैं और नीतीश कुमार सिर्फ अपना वादों का ढोल पीटने पर देखते नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन अगर अतर हम ये बात कर रहे हैं और ये भी लगातार देख रहे हैं कि 24 घंटे के आंकड़े भी उसी तरीके से बिल्कुल लोगों को झुंझला देने वाले हैं, तो ऐसे में अगर सरकार की बात आती है, क्योंकि नीतीश सरकार ने अभी तक अस्पतालों का दौरा तक नहीं किया है, तो ऐसे में लोगों की उम्मीदें यानी कि जनता की उम्मीदें क्या कुछ है? देखिए, जब जो बिहार सरकार के मुखिया ही अगर गरीब या अपने जनता का हाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? और रही बात व्यवस्था की, तो व्यवस्था शुरू से चरमराई है। यहाँ पे नीतीश कुमार को खुद चाहिए आगे बढ़ के सारे व्यवस्था को देखना। देखिए, बैठक करने से कुछ नहीं होता। बैठक समस्या का समाधान नहीं है। प्रत्येक दिन हम बैठक कर ले तो समस्या का समाधान है। समस्या का समाधान तब होगा जब उसका निराकरण होगा, हल होगा, तब जाके कुछ कार्य होगा मुंगेर बिहार में। जी चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद अतर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए।
और अब खबर झारखंड से। झारखंड में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में झारखंड में कोरोना संक्रमण के अब तक 159 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही झारखंड में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर अब 6,323 पहुंच गई है, जबकि राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण से 45 लोगों की जानें अब तक जा चुकी है। वहीं रांची में 1,377 नए केस अब तक सामने आ चुके हैं। तो लगातार ऐसे खबरें सामने आ रही है, जब कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। और ऐसे में यह खबर हम आपको झारखंड से रांची की बता रहे हैं। रांची में कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर अस्पतालों से ऐसी खबरें सामने आ रही है कि कई लोग अपना दम तोड़ रहे हैं और कई लोग जिंदगी की जंग हार रहे हैं। वहीं कोशिशें लगातार डॉक्टर्स की तरफ से भी, जिन्हें कोरोना वॉरियर्स कहा जाता है, उन वॉरियर्स की तरफ से भी जारी है। लेकिन ऐसे में चिंता का विषय राज्य सरकारों के लिए इस वजह से भी बना है कि अगर जो डॉक्टर्स हैं, जो लोगों की सेवा करने के लिए लगे हुए दिन रात, वो उनमें से भी कई ऐसे लोग हैं जो कि संक्रमित होते जा रहे हैं, यानी कि डॉक्टर्स भी संक्रमित हो रहे हैं। तो ऐसे में अब ये चिंता लगातार राज्य सरकारों के लिए बढ़ती ही चली जा रही है। इस पर अधिक जानकारी के साथ शुभम कुमार संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शुभम, जानकारी चाहेंगे आपसे कि रांची की जिस तरीके से खबरें सामने आ रही कि 1,377 नए केस अभी हाल फिलहाल में सामने आए हैं, तो ऐसे में डॉक्टर्स किस तरीके से इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे हिदायतें वो लोगों को दे रहे हैं कि अपने आप को घरों पर भी अगर रहते हैं आप तो कैसे आइसोलेट करें, कैसे बचाएं, क्या आंकड़े अब तक के, क्या अपडेट? देखिए सुरभि, बिल्कुल जिस तरीके से जो कोरोना का दूसरा लहर है उससे कोई भी राज्य अछूता नहीं है और झारखंड में भी इसकी ये असर बखूबी देखने को मिल रही है। राज्य की जनता अब कोरोना को लेकर चिंतित नजर आ रही है, इसीलिए राजधानी रांची में डर का माहौल है। राजधानी रांची की अगर बात कर ले, झारखंड के तमाम जिलों की अगर बात कर लें तो एक कह सकते हैं झारखंड सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन का स्वरूप लगाया गया वो कहीं ना कहीं जरूर लगाया गया, लेकिन जिस तरीका से जो मौजूदा परिस्थिति, अगर कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो राजधानी रांची में जो 1377 का जो आंकड़ा है वो बीते 24 घंटे का आंकड़ा है, जिसमें से मृत्यु की दरें भी कहीं ना कहीं लगातार बढ़ते जा रही है। पूरे जिलों की बात करें झारखंड की तो 160 मृत्यु भी हो चुकी है। तो आप समझ सकती हैं जिस तरीका से बढ़ते हुए मौतों के आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक स्थिति जरूर उत्पन्न कर रहे हैं। और हेमंत सरकार, जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है झारखंड के, वो लगातार इस पर मंथन कर रहे हैं कैसे परिस्थितियों को कंट्रोल किया जाए, कैसे परिस्थितियों को रोका जाए, कैसे कह सकते हैं राज्य की जनता के बीच में उस कोरोना के डर को निकाला जाए। कहीं ना कहीं राज्य की जनता भी इस महामारी से बेहद डरी हुई है और अस्पताल जाने से कतरा रही है। आपने बिल्कुल सही कहा था, डॉक्टर क्या सुझाव दे रहे हैं? डॉक्टर लगातार सुझाव दे रहे हैं कि कोरोना के जो भी बनाए गए नियम है, प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन जो राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई है, उसका बखूबी पालन करना होगा। कहीं मतलब बिना मतलब के घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाते हैं तो मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ऐसे तमाम चीजें हैं जो कि लोगों को पालन करना पड़ेगा, तभी जाकर इस कोरोना जैसे संक्रमण की बीमारी को हम बढ़ने से रोक सकते हैं, चेन को तोड़ सकते हैं। जी ठीक, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि संक्रमण को रोकने के लिए और चेन तोड़ना बेहद आवश्यक है, तो ऐसे में क्योंकि मिनी लॉकडाउन भी कई जगह पे लगाया जा रहा है, झारखंड में भी लगा हुआ है, तो जिस तरीके से अगर ये देखा जा रहा है कि फिर भी केसेस सामने आ रहे हैं, तो क्या यहाँ पर ठीक तरीके से पालन हो पा रहा है? इस बात की सुनिश्चित कौन कर रहा है? कुछ सुरभि, राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लॉकडाउन के स्वरूप दिया गया था और लगाया भी गया है। शायद इसी वजह से 2 बजे के बाद से, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर निर्णय लिया था कि 2 बजे के बाद से तमाम प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया जाएगा, किसी भी प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति नहीं है। राज्य की जनता बखूबी इस बात को पालन कर रही है और कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर का माहौल बना हुआ है। इसीलिए राज्य की जनता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस फैसले का स्वागत भी किया है और कहीं भी इस वक्त लापरवाही का आलम देखने को नहीं मिल रहा है। बस कमी है तो बस कुछ चिकित्सा सुविधाएं की, चाहे अस्पतालों की बात कर लें, लोग अब अस्पताल में जाने से कतरा रहे हैं क्योंकि एक डर का माहौल बखूबी कोरोना को लेकर बना हुआ है। और वैक्सीन की अगर बात कर लें तो लोग अब वैक्सीन केंद्र भी जाकर पहुंच रहे हैं, अपना वैक्सीन लगवा रहे हैं 45 साल से उम्र के ऊपर के लोग। जी चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका शुभम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ यूपी में चल रहे पंचायत चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 29 अप्रैल को होने के उपरांत शाहजहांपुर में मतगणना शुरू हो चुका है। दरअसल शाहजहांपुर में 29 अप्रैल को चौथे और अंतिम चरण में चुनाव हुआ था, जिसके लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत सभी पदों की मतगणना शुरू हो चुकी है। मतगणना को लेकर पुलिस बल को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए तैनात किया गया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में पुलिस भी नाकाम साबित हो रही है।
और वहीं दूसरी तरफ यूपी में हाल ही में कराए गए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आज 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में राही विकासखंड के प्रत्याशी के लिए मतगणना होनी तय हुई है। सुबह से ही प्रत्याशी अपने साथियों के साथ केंद्र पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं और ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी अपने को असहाय पा रहे हैं। तो लगातार ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है, जबकि एक और मतगणना चालू है और मतगणना की जा रही है। तो मतगणना के वक्त की ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है, जब कोशिशें लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है कि लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं जिनके चेहरे पे ना तो मास्क है और ना ही कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग भी बरकरार वो नहीं रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उनसे कहां चूक हो रही है कि वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करवा पा रहे हैं लोगों से। और वहीं नाइट कर्फ्यू की धज्जियां बिहार के विभिन्न जिलों में भी अब उड़ाई जा रही है। ताजा मामला दावत थाना के पास का है, जहां रात्रि कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाई गई है। रात भर डीजे के धुन पर बार बार आए थिरकती रही, पर पास ही स्थित थाने पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं है। वहीं इस मामले पर रोहतास एसपी आशीष भारती ने जांच के आदेश दिए हैं। खबर औरंगाबाद से, जहां पर एक दबंग अधिकारी अनिल कुमार सिन्हा, जिसे जिला परिवहन पदाधिकारी का पद मिला हुआ है, उसकी जुबान निरही पब्लिक के सामने गाली गलौज से खुलती है और हाथ पैर तक चलाने से भी बाज नहीं आता। पिछले वर्ष भी इन अधिकारी से प्रवासी मजदूरों ने रोटी मांगी थी तो गाली देकर थप्पड़ भी चलाया था, लेकिन आज तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोरोना के नाम पर शहर की सड़कों पर कानून अपने हाथ में लेकर इसकी गुंडागर्दी अक्सर दिखती है। एक बार फिर इन्होंने अपने दबंगई का परिचय दिया और एक वाहन को रुकवाकर सीधे गाली से ही बात किया। और वहीं शेखपुरा में एक महिला पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। मामला जिले के सिरारी का है, जहां संपत्ति विवाद को लेकर किसी अज्ञात एक महिला को चाकू मारकर घायल कर दिया। तो घटना के बाद पीड़ित महिला को स्थानीय लोगों द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की हालत स्थिर है। पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज कराते हुए महिला ने गांव के उप सरपंच पर इस घटना को अंजाम दिलवाए जाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस महिला के बयान के आधार पर मामले की छानबीन कर रही है। ये अपने पति और पुत्र दोनों से अलग है, ठीक है ना। अपना कमा करके जीवन यापन करते, 15 में रहती है अभी फिलहाल। वहां से जो है काम करने के लिए आई थी। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भले ही कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार मतगणना करवाने का आदेश दिया हो, लेकिन सुल्तानपुर में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। हाल यह है कि यहां ज्यादातर केंद्रों पर सैकड़ों की संख्या में प्रत्याशी और समर्थक मौजूद है। यह महामारी अधिनियम की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी प्रत्याशी और समर्थक कोई ख्याल नहीं रख रहे हैं। प्रशासन द्वारा भीड़ को हटाने के लिए कई स्थानों पर लाठी भी चार्ज किया गया, लेकिन यही हाल रहा तो कोरोना संक्रमण को बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता।
वहीं दूसरी तरफ कोरोना महामारी में जहां देश भर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत चल रही है, ऐसे में मरीज और तीमारदारों के साथ धोखाधड़ी कर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गैंग सक्रिय हो गए हैं। झांसी में रेमडेसिविर के 40,000 से 1 लाख रुपए तक बिकने की सूचना के बाद एसएसपी ने एसओजी सहित पुलिस फोर्स को सक्रिय किया। पुलिस ने कालाबाजारी की शिकायत पर पूरे गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही कई वायल इंजेक्शन के साथ नकद भी जब्त की गई है। जानकारी के अनुसार एसएसपी रोहन पी कन्या को मेडिकल कॉलेज क्षेत्र में कालाबाजारी का काम संचालित किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम का गठन करते हुए कार्रवाई की गई और युवकों को धर दबोचा गया। इस मामले में एसएसपी ने कई अन्य लोगों को शामिल होने की आशंका जताई है। चलते जो कुछ एसेंशियल ड्रग्स के ऊपर जो कालाबाजारी हो रहा था, उसके ऊपर हमको बहुत सारी शिकायत मिल रही थी। इससे झांसी पुलिस ने कुछ अच्छा काम किया है, जिसमें हम लोगों ने कम से कम 7 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें 2 तरह का गैंग था। एक गैंग जो ओरिजिनल रेमडेसिविर इंजेक्शन को अस्पताल में जो मरीज मर रहा है वेंटिलेटर पर है, उनको ना देते हुए उसको छुपा के बाहर कर देते थे। एक मिनट भाई। और वहीं कोरोना संक्रमण के दूसरे स्ट्रेन के बीच इंजेक्शन और ऑक्सीजन की किल्लतों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी बेबस हो चुके हैं। महाराजगंज जनपद के जिला संयुक्त अस्पताल से एक वीडियो वायरल हुआ। दरअसल केएमसी हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना के एक मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ी, जिसके लिए पीड़ित के परिजन ने सीएमएस डॉक्टर AK रॉय से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद इस इंजेक्शन को उपलब्ध नहीं करा पाए, जिसको लेकर उन्होंने वीडियो जारी किया है और अपनी लाचारी बताते हुए भावुक भी हुए। अगली खबर औरंगाबाद जिले से, जहां कोरोना को लेकर जारी नए कोरोना संक्रमण के नई सरकारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी आम लोगों के बीच जाकर नियमों के पालन किए जाने को सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। शहर के कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए रोको टोको अभियान चलाया गया, जिसके तहत मास्क की जांच और अनावश्यक घर से बाहर निकालने वाले के खिलाफ पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। साथ ही पदाधिकारियों की ओर से लगातार रूप से आम जनता से नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। सरकार के आदेश से पूरे राज्य में 6 बजे शाम से 6 बजे सुबह तक संध्या कर्फ्यू लागू है। इसीलिए रोको टोको अभियान चल रहा है। जो लोग इस समय 6 बजे के बाद निकल रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि आपके निकलने का कारण क्या है। यदि जस्टिफाइड है, लोग किसी मेडिकल रीजन से निकल रहे हैं या कोई बहुत आवश्यक काम है तो ठीक है, और नहीं तो फिर अन्य लोगों को गाड़ी का हेलमेट, सीट बेल्ट आदि का चेक करके उनसे फाइन वसूला जा रहा है। साथ में लोगों को सलाह दी जा रही है कि कम से कम घर से निकले, बहुत आवश्यकता होने पर ही निकले। कोरोना महामारी का बहुत बुरा असर है, सभी बहुत तेजी से फैल रहा है। अपने और अपने समाज के लोगों को कोरोना से बचाने हेतु आगे आए। और अब बात करेंगे भागलपुर की, जहां पर भागलपुर से चलकर दानापुर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में 13 अप्रैल को हुए लूट के मामले में रेल मुख्यालय ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यालय के आदेश पर जमालपुर रेल एसपी आमिर जावेद ने कार्रवाई करते हुए भागलपुर रेल थाना प्रभारी अरविंद कुमार को निलंबित कर दिया है। इस संबंध में जमालपुर रेल एसपी आमिर जावेद ने बताया कि ट्रेन में आर्म्स से लैस स्कॉट को तैनात किया जाना था, लेकिन भागलपुर रेल थानेदार अरविंद कुमार ने स्कॉट को बिना आर्म्स के साथ ही भेज दिया। थाना प्रभारी के पद से निलंबित किए गए इंस्पेक्टर अरविंद कुमार को जिला मुख्यालय के जेल में योगदान देने के लिए निर्देशित किया गया है। आपको बता दें कि बीते 13 अप्रैल को बरियारपुर रतनपुर रेलखंड के बीच ऋषिकुंड हॉल्ट पर दानापुर भागलपुर इंटरसिटी ट्रेन में दर्जनों अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था।
और वहीं कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में बीते दिन मकान को लेकर हुए विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। आपसी झड़प की इस घटना में लाठी डंडे के साथ कई राउंड फायरिंग भी की गई। इस घटना में दोनों पक्षों के 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। साथ ही मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और घटना में प्रयुक्त हथियार भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। मामले में रामगढ़ थाना प्रभारी ने प्रयुक्त हथियार का लाइसेंस रद्द कराए जाने की बात भी कही है। वहाँ पे पहुंची और कुछ वीडियोस वगैरह भी वायरल हुए जिसमें बंदूक दिखाते हुए फायरिंग की गई थी, तो बंदूक को रिकवर कर लिया गया है। ये स्प्रिंगफील्ड राइफल है, .30 BA राइफल ये कहलाता है और दोनों तरफ से गिरफ्तारी हुई है। एक तरफ से 7 आदमी और एक तरफ से 6 आदमी अभियुक्त हैं, जिसमें से एक तरफ के 6 लोग और दूसरे तरफ के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई अनुसंधान कर आगे की कार्रवाई अनुसंधान। सर, जो हथियार बरामद हुआ है क्या लाइसेंसी है अनलाइसेंसी? ये लाइसेंसी हथियार है, लेकिन इसका 2019 में के बाद से इसका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं कराया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकुड़ जिले में दो गुटों में हुए आपसी विवाद में एक पुलिसकर्मी समेत 2 लोगों की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां 2 गुटों के बीच मामूली विवाद में गोलियां चली। इस गोलीबारी में एक नाबालिग और एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। झड़प की सूचना पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। साथ ही पुलिस द्वारा मामले की छानबीन किए जाने पर विवाद का कारण आम तोड़ने को बताया गया। मामले में पाकुड़ के एसपी मनीलाल मंडल ने कहा कि आगे की कार्रवाई जारी है। आम तोड़ने को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हुई, उसके बाद गोली चली और जो कहा जाता है कि बिरजू केवट के द्वारा, जो कि जिला पुलिस में दुमका जिला में पोस्टेड है, उसके द्वारा बास्ती केवट के बेटा मन्नू केवट पे गोली चला दिया और जिसके इलाज के दौरान लिट्टीपाड़ा हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि उसके द्वारा छीना झपटी में उस पर खुद भी उसको गोली लगी है और वो यहाँ से लिट्टीपाड़ा से उसको रेफर कर दिया गया है सोनाजड़ी हॉस्पिटल पाकुड़, जहाँ पे उसकी भी डेथ हो गई। आगे हम लोग इससे अनुसंधान कर रहे हैं कि गोली दोनों तरफ से चली या फिर एक तरफ से चली, इसके लिए हम अनुसंधान कर रहे हैं। जो डबल मर्डर हुआ है इसको अभी हम पीओ पर से हम लौट के आ रहे हैं देख के। इसमें जो अभी तक जो बात सामने आ रही थी कि सिपाही ने गोली चलाया है और मन्नू केवट को मारा है और फिर मन्नू केवट को भी किसी ने गोली चला के मारा है, ऐसी बात अभी संदेहास्पद है। हम लोग सच्चाई अनुसंधान कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ सोनभद्र से मतगणना के दौरान एजेंट को लेकर प्रत्याशियों ने विरोध जताया। प्रत्याशियों का कहना है कि बीजेपी के लिए 15 एजेंट बनाए गए हैं और दूसरे दल के लिए केवल 3 से 5 एजेंट बनाए गए हैं। इसे लेकर प्रत्याशियों ने जिला प्रशासन पर धांधली करने का आरोप भी लगाया है। और अब बात करते हैं हमीरपुर के, जहां पर कोरोना टेस्ट कराने गए लोगों की भीड़ देख पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आपको बता दें कि एजेंट बनने के लिए लोग अपना कोरोना टेस्ट कराने अस्पताल पहुंचे थे, क्योंकि एजेंट बनने के लिए कोरोना रिपोर्ट में नेगेटिव होना अनिवार्य है। वहीं पूरे लाठीचार्ज का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके पंचायत चुनाव की मतगणना जनपद हमीरपुर में हुई है और मतगणना केंद्र में उन्हीं एजेंटों को या प्रत्याशियों को प्रवेश दिया जाएगा जिनका कोविड का टेस्ट जो है निगेटिव होगा। इसी क्रम में जो प्रत्याशी हैं या जो एजेंट हैं वो अपनी अपनी संबंधित CSC में
जो है अपना कोविड टेस्ट करा रहे हैं। मौदा सीएससी में बहुत से लोग इसी क्रम में जो है कोविड टेस्ट करा रहे थे, लेकिन उनके द्वारा जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। बहुत से लोग मास्क भी नहीं लगाए जा रहे थे। पुलिस द्वारा बार बार उनको समझाया बुझाया जा रहा था और उनको चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन बहुत से लोग जो है उत्तेजित हो गए और उन्होंने पुलिस के विरुद्ध जो है नारेबाजी की और अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की। इसी क्रम में पुलिस द्वारा आवश्यक पुलिस बल का प्रयोग करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। तो वहीं दूसरी तरफ गोपालगंज में फुलवरिया हाजीपुर पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर की सूझबूझ से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से बोलेरो तो क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन बोलेरो ड्राइवर बाल बाल बच गया। घटना उचका गांव थाना क्षेत्र के अमठा रेलवे क्रॉसिंग ढाला की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि फुलवरिया हाजीपुर पैसेंजर ट्रेन और बोलेरो गाड़ी में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसके बाद पैसेंजर ट्रेन बोलेरो गाड़ी को रेलवे ट्रैक पर लगभग 300 मीटर तक घसीटती रही। फिलहाल किसी की कोई हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। ये ट्रेन रविवार के दिन जो फुलवरिया से हाजीपुर को जाती है, ठीक उसी समय एक बोलेरो जो छोटका अमठा ढाला क्रॉस कर रहा था, उसी समय एक बोलेरो आई और एक्सीडेंट हुआ। अब घटना में अभी बस और वहीं दूसरी तरफ चंदौली से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। आपको बता दें कि बलुआ थाना के मथेला गांव में मकान मालिक के द्वारा 3 बच्चों पर चोरी करने का आरोप लगाते हुए इसकी जानकारी कैलावर चौकी इंचार्ज को दी गई, जिस पर बिना जांच के चौकी इंचार्ज ने 3 बच्चों को बुरी तरह पीटा, जिसके आसपास के लोगों ने वीडियो बना लिया। वहीं जब पुलिस अधीक्षक अमित कुमार को इसकी जानकारी दी गई तो चौकी इंचार्ज और एक सिपाही को निलंबित करने की जानकारी मिली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।